जल जंगल जमीन पर्यावरण और पारिस्थितिकी जितनी तेजी से इन दिनों बिगड़ी है, गिरावट आई है, ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ। अच्छा। और गिरावट का मूल कारण ये है कि हमारी सरकारों को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में पहले नंबर पे जाना है। जी। तो इस डेवलपमेंट ने और हमारी इकोनॉमिक ग्रीड ने हमें अब अपने नेचर और कल्चर के प्रति सोचना बंद कर दिया है। जी। तो जब आपके धर्म और संस्कृति का सम्मान करने वाली सरकारें ही अपनी प्रकृति और संस्कृति को भुला दे तो फिर विनाश ही होगा। तो अब इस वक्त हम विनाश के दौर में हैं और ये क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट की आईडी है, पहचान है, वो बिगाड़, विनाश और विस्थापन है। प्रकृति और मानवता दोनों की रक्षा और सुरक्षा और संरक्षित करने का काम भारत का संविधान देता है। जन जन ने खड़े होकर जिस तरह से भारत सरकार को और उच्चतम न्यायालय को अपनी शक्ति, लोक शक्ति दिखाई, उस लोक शक्ति की हवा निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल उसको स्टे दिया है। लेकिन अरावली के लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। अरावली का जन जन तैयार है अरावली को बचाने के लिए। आज हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में, फ्री प्रेस जर्नल के स्टूडियो में एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट राजेंद्र सिंह साहब हमारे बीच हैं। सिंह साहब मैक्से से अवार्ड मिला है और जो वाटर नोबल प्राइज़ जो है वो भी उसका हकदार है वो। और उसके अलावा वर्ल्ड में 50 लोग जो इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं उसमें से उनका नंबर है। बहुत सालों से, 40-50 सालों से वो काम कर रहे हैं राजस्थान और अलग अलग इलाके में एनवायरनमेंट के फेवर में। जब भी एनवायरमेंटल एक्टिविज़म क्या था किसी को पता भी नहीं था, तब से सिंह साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये हमारी सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में आप मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह साहब, अभी हाल में हिंदुस्तान में एनवायरमेंटल का ओवरऑल जो सिचुएशन है, जल जमीन जंगल आप जो बात कर रहे हैं, उसका ओवरऑल सिचुएशन क्या है? जल जंगल जमीन पर्यावरण और पारिस्थितिकी जितनी तेजी से इन दिनों बिगड़ी है, गिरावट आई है, ऐसा इंडियन हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ। अच्छा। और गिरावट का मूल कारण ये है कि हमारी सरकारों को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में पहले नंबर पे जाना है। जी। तो जो इकोनॉमी है वो इकोलॉजी के विरुद्ध होती है। इकोलॉजी और इकोनॉमी, इनका जो समन्वय है वो भारत में था। भारत में जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं आजकल, जी। वो पूरे का पूरा डेवलपमेंट एक तरह से प्रकृति और संस्कृति के योग के बाद डिज़ाइन बनता था कि हमें कैसे डेवलपमेंट करना है। और उस डेवलपमेंट को हम भारतीय लोग सनातन कहते थे। सनातन का मतलब होता है सदैव नित्य न्यूतन निर्माण होना, संतुलन में, संतुलित निर्माण होना, कभी मरना नहीं, विनाश नहीं होना। लेकिन आज का जो विकास है वो तो शुरू ही होता है विस्थापन से। हरियाली का विस्थापन, मिट्टी का, लोगों का, गांवों का, शहरों का, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्ट्रक्शन और फाइनली डिजास्टर। यही तो डेवलपमेंट है। जी। तो इस डेवलपमेंट ने और हमारी इकोनॉमिक ग्रीड ने हमें अब अपने नेचर और कल्चर के प्रति सोचना बंद कर दिया है। जी। और ये मज़ेदार बात ये है कि इस वक्त भारत की जो सरकार है उसकी आईडी कल्चर है। तो जिसकी आईडी ही कल्चर हो, आईडी कल्चर का मतलब वो तो कल्चर के नाम से पहचानी जाती जी है। जी जी। वो तो धर्म और संस्कृति का जी आधार सम्मान करने वाली सरकार मानी जाती जी है। जी। तो जब आपके धर्म और संस्कृति का सम्मान करने वाली सरकारें ही अपनी प्रकृति और संस्कृति को भुला दे तो फिर विनाश ही होगा। तो अब इस वक्त
हम विनाश के दौर में हैं। जी। तुम्हें मालूम है जब इस देश को आज़ादी मिली तब कुल 3 राज्य थे जहाँ ड्राउट होता था, कर्नाटका, महाराष्ट्र और राजस्थान। अभी 17 राज्य हैं, 17। उस जमाने में केवल 4 राज्यों में थोड़ा बहुत ड्राउट होता था, वो फ्लड होता था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। आपका महाराष्ट्र तो फ्लड में आता ही नहीं था। बिल्कुल। अभी तो 9 स्टेट में फ्लड है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ड्राउट और फ्लड क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ा है। और ये क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो डेवलपमेंट की आईडी है, पहचान है, वो बिगाड़, विनाश और विस्थापन है। यदि हम अपने विकास की आईडी को प्रकृति और संस्कृति के योग से नया डिजाइन बना के काम करते तो फिर हमारी जो इकोनॉमी का लालच है, वो इकोनॉमी का लालच हमारी इकोलॉजी को हर्ट नहीं करता। आज इकोनॉमी की ग्रीड ने हमारी इकोनॉमी को हर्ट कर दिया है। उसके कारण भारत अब पर्यावरण की दृष्टि से, जल जंगल जमीन की दृष्टि से बहुत पीछे जा रहा है। अभी मैं कर्नाटक से आया। कर्नाटक का उत्तर कन्नड़ 84% जंगल था, अभी वहाँ 40% जंगल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से हम जंगल को लूज कर रहे हैं। हमारी जो ज़मीन है उसका जो इरोजन बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जो हमारा जल है, जब मैं जवान था, बच्चा था, तब मैं भारत की किसी भी नदी से पानी उठा के पी सकता था। आज भारत में एक नदी नहीं है जिसका पानी पी ले। अभी मैं बंबई में बैठा हूँ। बंबई 5 नदियों का नगर था। कोई नहीं जानता अब कि अब इसमें एक भी नदी हो। सब के सब नाले बन गई हैं। तो ये जो नदियों को नाले बनाने का स्टेटस है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा पर्यावरण किस तरफ जा रहा है, हमारी इकोलॉजी का स्टेटस क्या है। और इस स्टेटस को बनाने में हमारी सरकारें समाज से ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सिंह साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे देश में जो पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए बहुत सारे कानून हैं और उसके अलावा ग्रीन ट्रिब्यूनल है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी वगैरह है, उसके बावजूद भी अगर इतने सारे नुकसान होता है पर्यावरण को, इसका क्या कारण है? उसका बहुत साफ कारण है जी। कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही है। जी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 वो हमारी लाइफ की प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। हमारी नदियों को, झीलों को, जंगलों को, ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 48A वेरी क्लियर आर्टिकल। सरकार की ड्यूटी है कि उनको प्रोटेक्ट करे। लेकिन हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क हमने बनाया, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशंस हैं जी। उन्होंने सब सत्यानाश कर दिया। इस वक्त भारत में पर्यावरण के लिए संविधान की पालना नहीं है। इस वक्त केवल एडमिनिस्ट्रेटिव और जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उसमें कुछ कमेटियां बना दी जाती हैं और उन कमेटियों की रिपोर्ट को जैसा चाहते हैं वैसा बनवा लेते हैं और उसमें खुली छूट देते हैं। इसलिए यदि भारत को अपना पर्यावरण ठीक करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनका रियलाइजेशन और इंटरलाइजेशन और उनको पूरा करना। राइट टू लाइफ का जो फंडामेंटल राइट है,
उसका कंसेप्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खुद बहुत विस्तार किया है, यानी हर चीज़ में राइट टू लाइफ आता है, उसके बावजूद भी इतना सारे नुकसान होता है एनवायरमेंटल को। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कहा बहुत लाइट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, पर्यावरण के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए भी, दोनों को प्रोटेक्ट करता है, दोनों को सुरक्षा देता है। प्रकृति और मानवता दोनों की रक्षा और सुरक्षा और संरक्षित करने का काम भारत का संविधान देता है, लेकिन उसकी पालना में हमारा जुडिशियल सिस्टम संविधान की जो समग्रता की समझ है उसको इग्नोर करके जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रेशर है उसकी दिशा में सारे डिसीजन लेता है। अभी क्या हुआ, 20 नवंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की फुल पीठ ने, चीफ जस्टिस ने, जो काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट उसकी डेफिनेशन को बदल देती है, कहती है 100 मीटर ऊंचा पहाड़ी बदलेंगे। जितना अपमान हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किया, ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। सब आप ये अरावली के बारे में बात करते हैं। बराबर जी, सब उसका लेटेस्ट पोजीशन क्या है? अरावली ने आपने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा, लाखों लोग उसमें शामिल हुए। अभी क्या लगता है कि अरावली का बचाव हो जाएगा या और कोई खतरा आगे है? अरावली का बचाव होगा जी। अभी तो क्या हुआ कि हमारी न्यू चीफ जस्टिस ने और सरकार ने जब अरावली में आंदोलन की हवा देखी, अरावली के लोग घास की रोटियां खाकर भी स्वराज के लिए लड़े थे। जी। महाराणा प्रताप जी। तो अरावली के लोग ऐसे बैठने वाले नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का अपमान कर रहा है ये जजमेंट देकर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था कि उसकी डेफिनेशन बनाए। जी। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है सिद्धांतों की ग्राह्यता, सार्वभौमिक और सर्वसम्मत बनाना। ये जो क्राइसिस अरावली में पैदा की गई, ये क्राइसिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। लेकिन अरावली के लोगों ने जन जन ने खड़े होकर जिस तरह से भारत सरकार को और उच्चतम न्यायालय को अपनी शक्ति, लोक शक्ति दिखाई, उसको, उस लोक शक्ति की हवा निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल उसको स्टे दिया है। लेकिन अरावली के लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। अरावली का जन जन तैयार है अरावली को बचाने के लिए। इसलिए अभी हमने पहाड़ों को बचाने के लिए, अभी तक कोई कानून नहीं था, हमने पहाड़ों को बचाने का एक कानून का एक नया ड्राफ्ट बनाया है। जी। हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जी। उसको हम कैसा पूरा करें, जी। उसके लिए अब हम सत्याग्रह की, शिक्षण की तैयारी कर रहे हैं। जी। कि लोग जागृत हों और जब यदि फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऐसी गलती करता है तो लोग खड़े हों। देखो, ये जो काम है ना, अरावली जैसे पर्वत को बचाना, ये किसी एक्सपर्ट कमेटी का काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ये किसी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम का काम नहीं है। जी। ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है, जिम्मा है, जिम्मा है, जिम्मेदारी है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पीठ बननी चाहिए। वो पीठ इस मामले को सुन के इसके बारे में यूनिवर्सल डिसीजन ले। जी। और ये यूनिवर्सल डिसीजन, ये जो कानूनी व्यवस्था है, इस कानूनी व्यवस्था के क्या दुष्परिणाम आने वाले हैं जी। उनको ध्यान में रख के दे। देखो, 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए अरावली के बारे में, वो सब अरावली को प्रोटेक्ट करने के डिसीजन थे। अभी ये जो 2024 के बाद 2025 में जो डिसीजन आया, ये पहला डिसीजन इतना भयानक था कि अरावली को नष्ट कर दो।
प्रोटेक्ट करते हुए 31% अरावली खत्म हो गई, जबकि अरावली के प्रोटेक्शन के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी, सारी कोर्ट अच्छे डिसीजन दे रही थी। कल्पना करिए कि यदि ये लागू हो जाता तो अरावली का क्या हाल होता। और अरावली कोई सामान्य पर्वत नहीं है, वो पत्थरों का ढेर नहीं है। बिल्कुल। अरावली बे ऑफ बंगाल से आने वाले बादल और अरेबियन सी से आने वाले बादलों को, जो उनमें पानी बचा होता है, उसको राजस्थान के लिए निचोड़ता है, उनको रुका, इसीलिए इसको आड़ा पर्वत कहते हैं जी। यदि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी जरूरत है उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं समझेगा तो अरावली के लोग फिर खड़े होंगे, जैसे पहले खड़े हुए, अब क्या और ज्यादा ताकत के साथ खड़े होंगे। तो भले ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस आंदोलन की हवा निकालने का काम किया है, लेकिन ये हवा निकलेगी नहीं। अभी तो पूरी तैयारी चल रही है हम लोगों की कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को कैसे सुप्रीम कोर्ट की पालना करनी चाहिए। हमारी उसी सत्याग्रह की तैयारी चल रही है और उसी तैयारी के लिए हम पूरी अरावली के साथ चारों क्षेत्रों में यात्राएं कर रहे हैं। चारों क्षेत्रों में, चारों राज्यों में हम लोगों को जगा रहे हैं। 100 यूनिवर्सिटीज में और 200 कॉलेजेस में हम लोगों ने विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए, अरावली को समझने के लिए, अरावली केवल पत्थरों का ढेर नहीं, हम लोग अरावली को माँ के स्तन कहते हैं। जैसे माँ अपने स्तन का दूध पिला के हमें पालती है, ऐसे ही अरावली हमें पालती है। अरावली के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, समुद्र वसने मातृभूमे पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्यमेव। ये जो एक तरफ हम पहाड़ों को माँ के स्तन मानते हैं और दूसरी तरफ माँ के स्तनों को काट कर माइनिंग करके बेचने का के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। अरे भाई, कम से कम इंडियन इस प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारा जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन थे वेद, वो क्या कह रहे हैं पहाड़ों के बारे में, उसको समझना चाहिए ना। बिल्कुल। यदि आप उसको नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। तो हमने उस दृष्टि को अब समाज के बीच जागृत करने में जुटे हैं। बहुत अच्छा। अब ये मामला केवल सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, अब ये मामला लोक शक्ति के बीच जा रहा है। सिंह साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि अभी हिंदुस्तान के सामने एक बहुत बड़ा समस्या खड़े होने वाले एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से, जो अंडमान निकोबार में सो कॉल्ड डेवलपमेंट, वहाँ पे लाखों जो पेड़ हैं कटने वाले हैं बहुत सारे डेवलपमेंट के नाम पे, इसके बारे में आपका क्या राय है? देखो, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है पर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर डिजास्टर पैदा करने का काम कर रही है। इस वर्तमान सरकार ने ये ठान लिया है कि उसको जल्दी से जल्दी अपना जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक नंबर पे लेके आना है। लोग मरे, पहाड़ मरे, जंगल मरे, नदियां मरे, समुद्र मरे, इसकी उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि हम कैसे इन सब पहाड़ों को काट के, समुद्र को प्रदूषित करके, समुद्र को सुखा के, समुद्र में रोड बना के, टूरिज्म के नाम पर जो भी कुछ कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लें। ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रीडीनेस है, लालच है, ये लालच पूरे भारत को लील रहा है। आप भारत के आवाम को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने देश के सारे युवाओं को सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखो, जब मैं युवा था ना, तब मुझे समुद्र की तरंगें और नदियों का दिन में बदलता हुआ रंग, सूरज के साथ वो आनंद और सुख मैंने देखा है। मैं चाहता हूँ कि वो आनंद, प्रकृति का वो सुख
तुम्हें भी, युवाओं को भी मिल जाए। जी जी और वो मिलेगा जब हम अपने जल, जंगल, जमीन और जीवन को प्रकृति और संस्कृति के योग से, प्रकृति के प्यार और विश्वास से उसको पुनर्जीवित करने के काम में जुट जाए। सबको जीने के लिए साफ सुथरा पानी, सबको प्राणवायु और सबको भोजन मिल सकेगा, क्योंकि इस प्रकृति में देने की बहुत शक्ति है। जी ये प्रकृति सबसे अच्छी गुरु है और ये प्रकृति सबसे अच्छी दाता है। तो इस प्रकृति का गुरुत्व और दातापन बनाए रखें। जी यदि ये नहीं बनाया तो नदियों का जल जीवन को नहीं चला सकेगा। समुद्र दूषित प्रदूषित होकर हमें लील जाएगा जी और पहाड़ अपनी प्राणवायु देना भूल जाएगा। माइनिंग में प्राणवायु नहीं है, जी इसलिए इस पर्यटन, खनन उद्योग, जो ये प्रदूषण करने वाला उद्योग है, इसके खिलाफ और एक नया, जैसा मैंने अपने जीवन में 23 मरी हुई सूखी नदियों को पिछले 50 सालों में पुनर्जीवित किया और चंबल के 6332 डाकुओं की बंदूकें छुड़ाकर खेती के काम में लगाया। जो लोग गांव छोड़ के चले गए थे, पानी आने पर वापस खेती करने लगे। ऐसे प्रकृति के काम में युवाओं को लगना चाहिए। मैं भी तब युवा था, तरुण था जब मैं इस काम में लगा। तो मैं इस देश के युवाओं से कहूँगा जी कि जिस तरह से मैंने अपनी तरुणाई में, युवा काल में भारत सरकार की नौकरी छोड़ के इस पानी के काम में लगा, ऐसे सबको लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी ज्ञान आपने हमको दिया है और हम उम्मीद रखते हैं आगे भी हम मिल के साथ में काम करेंगे इस देश की तरक्की के लिए। धन्यवाद।